जय हिंद। एक लर्नर में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग चलते हैं क्राउन बुक में। सामान्य विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग पिछला एक वीडियो में पढ़ लिए हैं, उसमें मात्रक विमा के बारे में जान लिए। मात्रक विमा में भौतिक राशि, मात्रक पद्धति, एसआई पद्धति, प्रमुख मात्रक, फिर भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में जान लिए हैं, और 10 के घात के विभिन्न रूप कौन कौन है, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, इसमन के बारे में हम लोग जान लिए हैं उस वीडियो में। तो उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को भी देखिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं गति के नियम। अगला में क्या है, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, विराम तथा गति, रेस्ट एंड मोशन। तो विराम सबसे पहले जानते हैं। विराम क्या है, जब एक वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, विराम की अवस्था में कही जाती है। जैसे मेज पर रखी कुछ पुस्तकें मेज के सापेक्ष विरामावस्था में है। वैसे ही गति क्या है, जब एक वस्तु की स्थिति किसी दूसरे के सापेक्ष समय के साथ क्या होता है, निरंतर बदलते रहता है, तो वस्तु की गति को गति की अवस्था में कही जाती है। मतलब गति क्या है, वस्तु के सापेक्ष समय के साथ क्या होता है, निरंतर बदलते रहता हुआ गति कहलाता है। विराम तथा गति दोनों क्या होता है, सापेक्षिक पद होता है। विराम और गति क्या होता है, दोनों सापेक्षिक पद होता है। कोई वस्तु यदि किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा विराम में है तो दूसरे वस्तु की अपेक्षा वह क्या होगा, गति अवस्था में हो सकता है। जैसे चलती हुई कार में बैठा हुआ आदमी बाहर की वस्तु की अपेक्षा गति में है, लेकिन कार में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा क्या हुआ, विराम अवस्था में है। गति के कई प्रकार हैं। गति के कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति और आवर्ती गति। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सरल रेखीय गति। तो इस प्रकार की गति में वस्तुएं सरल रेखा के अनुदेश गति करती है। जैसे गिरते हुए पत्थर की गति, सीधी सड़क पर वाहन की गति, परेड में सिपाहियों के मास्ट पॉट की गति। तो ये सब सरल रेखीय गति के अंतर्गत आता है। फिर है वृत्तीय गति। क्या है, इसमें वस्तुएं वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पंखे की पंखुड़ियों या घड़ी की सुइयों की गति, ये सब वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है। फिर है दोलन गति। दोलन गति क्या है, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलता है। जैसे झूले की गति, दीवार घड़ी की पेंडुलम की गति, ये सब दोलन गति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या है, इस प्रकार की गति में वस्तु क्या होता है कि निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति क्या होता है, दोहराते रहता है। जैसे झूले का गति, झूला में क्या होता है, दोहराते रहेगा, ऊपर से नीचे आगे पीछे होगा। सितार की डोरियों की गति, बजाते समय ढोल अथवा तबलों के पृष्ठों की गति। सिलाई मशीन की सुई गति, सिलाई मशीन की सुई ऊपर नीचे होते रहता है, तो यह आवर्ती गति के अंतर्गत आता है। प्रकृति में गतियां प्रायः जटिल होती है और उनमें कई प्रकार की गतियां एक साथ मौजूद रहती है। जैसे फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद क्या होता है, सरल रेखी के साथ साथ क्या होता है, घूर्णन गति के भी करती है। अब आते हैं अदिश राशि और सदिश राशि, जिसको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो अदिश राशि, वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल क्या होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या होते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि के उदाहरण क्या क्या है, जो लंबाई हो गया, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वीय विभव, विद्युत विभव, दाब, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा उदाहरण है। तो उदाहरण से ही क्वेश्चन आते रहता है। जैसे पूछा कि लंबाई का कौन सा राशि है, तो ये होगा सदिश राशि या अदिश राशि, जो बोल देगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि है। तो इसी पूछा कि कार्य ऊर्जा कैसी राशि है, तो इसमें क्वेश्चन आते रहता है, तो इसको बार बार देखिएगा, क्योंकि उदाहरण वाला जो क्वेश्चन है ना वो बार बार आता ही है, और इसमें अधिकतर है कोई गलत करता है या सही करता है। जो जो इसको याद है वो सही करता है, जिसको याद नहीं रहता वो गलत करता है। तो कार्य और ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। उसी के बाद है आप सदिश राशि के बारे में जानते हैं। तो सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें व्यक्त करने के लिए क्या हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, साथ साथ दोनों हो, मतलब परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, रेखीय संवेग, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग,
तो ये भी उदाहरण है। तो उदाहरण कोई एक का याद कर लीजिएगा तो दूसरा अपने आप मरा जाएगा। जैसे सदिश राशि वाला हम याद कर लेंगे तो अदिश राशि का अपने आप मरा जाएगा, क्योंकि सदिश राशि का ज्यादा नहीं है। इसमें है वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, बल है, रेखीय संवेग, बल, अघूर्ण, कोणीय संवेग। तो इसको 5 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, या कॉपी में लिख लीजिएगा, या पेज में लिख के वहां साट दिएगा तो वो याद हो जाएगा। दूरी तथा विस्थापन के बारे में आप जानते हैं। दूरी क्या है? डिस्टेंस। किसी समय में गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे यह एक अदिश राशि है, दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। जैसे यह दूरी क्या है? ए बी सी से लेकर के तक, यह दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल दूरी शून्य नहीं हो सकती। दूरी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंत को वस्तु का विस्थापन करते हैं। मतलब गतिशील वस्तु है, उसको अंतिम, शुरुआत और प्रारंभ के बीच के स्थिति को क्या कहते हैं? विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन यह कैसी राशि है? तो विस्थापन सदिश राशि है। गति के पथ के स्वतंत्र है। यह विस्थापन शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन क्या है? शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक, तो तीनों हो सकता है। जैसे विस्थापन ए से के तक सीधा रेखा हो सकता है। यदि एक कण आर त्रिज्या वृत्तीय पथ पर गति कर रहा तो आधे चक्कर के पश्चात उसके द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन क्या होगा? पाई आर होगा या 2r होंगे। गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या किया जाता है? गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है ओडोमीटर। चाल और वेग के बारे में आप जानते हैं। चाल और वेग क्या है? चाल, स्पीड, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को, उस वस्तु को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। माना कि वस्तु t समय में तय की गई दूरी s हो, तो वस्तु की चाल क्या होगा? वस्तु की चाल होगा v बराबर s बाई टी। v बराबर क्या होगा? s बाई टी। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जो एसआई मात्रक निकाला जाता है ना, वो जो सूत्र दिया हुआ है v बराबर एस बाई टी, इसी के अनुसार निकाला जाता है। मतलब स्पीड का m होगा और सेकेंड होगा टाइम का मात्रक, तो दोनों का निकाल दिया मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे याद कर लेगा तो याद आसान से होगा। फिर है एक समान चाल और असमान चाल के बारे में जानते हैं। तो एक समान चाल क्या होता है? या कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह वस्तु को एक समान चाल से गति कर रहा है। उसके बाद है असमान चाल। असमान चाल, कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तब उसकी चाल असमान चाल कही जाती है। कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तब उसकी चाल क्या होगा? असमान चाल कही जाएगी। जैसे वेग, वेलोसिटी, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ये सूत्र को याद कर लीजिएगा। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसी पर एसआई मात्रक भी निकाला जाता है, और भी जितना क्वेश्चन दिया जाता है न्यूमेरिकल उससे बनाया जाता है। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यदि किसी वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए तब वस्तु की चाल या गति की दिशा अथवा दोनों बदल सकता है। मतलब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देगा तो उसके चाल और गति की दिशा दोनों बदल सकता है। उसके बाद है सापेक्षिक वेग। सापेक्षिक वेग क्या है? किसी पिंड का सापेक्षिक वेग दूसरे पिंड के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, वो क्या होता है? सापेक्षिक वेग होता है। सापेक्षिक वेग की क्या कहा था? पिंड के सापेक्ष वेग तथा दूसरे पिंड के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? सापेक्षिक वेग। इसका कुछ सूत्र है जो देखते हैं। यदि दो पिंड v1 और v2 वेग से एक ही दिशा में चल रहा हो तो सापेक्षिक वेग क्या होगा? v1 माइनस v2। मतलब दो पिंड है, दो पिंड अगर दोनों एक ही तरफ से जा रहा है तो उसका v माइनस में होगा, v1 माइनस v2। यदि दो पिंड v1 और v2 वेग से विपरीत दिशा में चल रहा हो तो सापेक्षिक वेग क्या होगा? v1 प्लस v2। मतलब कह रहा है कि अगर दो वस्तु या दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत आ रहा है तो वो क्या होगा? v1 प्लस v2 होगा, जुट जाएगा। और वही दो ट्रेन अगर दोनों एक साथ चल रहा है, एक ही दिशा की ओर जा रहा है, तो v1 माइनस v2 होगा। तो ये था। अब आते हैं त्वरण। सापेक्षिक वेग में समझ गए होंगे। अब आते हैं त्वरण, जिसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन में क्या होता है? वेग में
परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में जिस दर से परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। अगर परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो उसे त्वरण का मंदक रिट्रोडक्शन कहते हैं। तो त्वरण में ऋणात्मक कब होता है? जब कोई गाड़ी चल रहा है तो उसमें जब ब्रेक लगाते हैं तो वहां क्या होता है? वो ऋणात्मक, क्योंकि गाड़ी को चल रहा है उसको रोक देता है तो वो ऋणात्मक, उसी को मंदक बोला जाता है। एक सदिश राशि, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड राशि और सदिश राशि है यह कैसी राशि है? सदिश राशि है त्वरण। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण के लिए बाह्य बल आवश्यक होता है और इसकी दिशा में सदैव बल की दिशा में होता है। एक समान वेग से गतिशील पिंड का त्वरण शून्य होगा। एक समान वेग से कोई गतिशील पिंड का त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। और इसका बल क्या होगा? सदैव बल की दिशा में कार्य करता है त्वरण। जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है अथवा जब वस्तु की चाल बढ़ती है या घटती है तो हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है। माने कोई वस्तु है या तो उसका चाल बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं? त्वरण। अगर बढ़ रहा है तो त्वरण के साथ, घट रहा है उसको पर जबरदस्ती घटा रहे हैं तो मंदक के अंतर्गत आ जाता है। वर्षा की बूंद गिरते समय एक समान त्वरण से गति करता है। वर्षा का बूंद गिरते समय क्या होता है? एक समान त्वरण से गति करता है, वह शून्य होता है। वृत्तीय गति क्या होता है? सर्कुलर मोशन में आते हैं वृत्तीय गति। किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर की जाने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। किसी वृत्तीय पथ पर एक समान गति करते हुए पिंड की चाल नियत होती रहती है जबकि उसका वेग क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होते रहती है। जब कोई वृत्तीय पथ पर एक समान गति करते हुए पिंड चाल नियत रहता है जबकि उसका वेग क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होते रहता है। मतलब वृत्तीय गति में हर पॉइंट पे क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। वृत्तीय पथ पर गतिशील कण अपनी दिशा में लगातार बदलता रहता है अर्थात उसका वेग क्या होता है? लगातार बदल रहा है भले ही उसकी चाल एक समान हो। अर्थात वृत्तीय गति त्वरित गति के उदाहरण आता है। वृत्तीय गति किसके उदाहरण आता है? तो त्वरित गति के उदाहरण आता है वृत्तीय गति। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r हो और कोई कण उस पर एक समान चाल v से गतिशील हो तो उस कण को एक चक्कर लगाने में अर्थात 2 पाई r दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा? t बराबर 2 पाई r बटा v। v बराबर होगा 2 पाई r बटा t। ये था समीकरण दिया हुआ था तो उसका सूत्र दिया हुआ था, उसको देखिएगा। अब है गति के समीकरण। गति के समीकरण क्या है? किसी वस्तु के विषय में समय, दूरी, वेग और एक समान त्वरण के पारस्परिक संबंधों को समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे गति का समीकरण कहते हैं। तो गति के समीकरण, यदि किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो, समान त्वरण तो a हो और t सेकेंड में s दूरी चलने के पश्चात अंतिम वेग v हो जाए तब इस राशि में विभिन्न संबंधों का निम्न समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये गति के कुछ सूत्र हैं जिसमें है v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये गति के सूत्र है, इससे न्यूमेरिकल बनाया जाता है। गति का न्यूमेरिकल दिया जाता है, उसी के आधार पर इस सूत्र से बनाया जाता है। उसके बाद है बल और फोर्स। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तित करता है और परिवर्तन करने का प्रयास करता है। वह बल या धक्का या खिंचाव के द्वारा एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय को आरोपित होता है। बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। बल क्या होता है? वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। बल वह है जो कि परिवर्तन किया जा सकता है, उसको धक्का देकर या खिंचाव करके उसको परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, वही बल कहलाता है। बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगाकर 3 कार्य कर सकते हैं। जैसे वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं या वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। मतलब बल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वस्तु की चाल में परिवर्तन, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन और वस्तु की आकृति भी बदल सकते हैं बल के द्वारा। अब आते हैं संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित बल के जानते हैं। यदि बलों का समूह किसी वस्तु पर लगाकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो बलों को संतुलित कहा जाता है। यदि वही समूह उस समूह में अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है तो वह बल को असंतुलित कहता है। अशून्य त्वरण तो असंतुलित और उसमें कोई त्वरण उत्पन्न न हो तो बलों का संतुलित कहा जाता है। अब आता है बल के प्रकार हैं।
तो बल के प्रकार कौन कौन? एक स्पर्शी बल है जिसको संपर्क बल बोलते हैं, और एक होता है कौन सा बल? असंपर्क बल। तो स्पर्शी बल के बारे में जानते हैं। तो वस्तुओं को तो आरोपित करने वाले बलों को क्या कहते हैं? मुख्य दो वर्गों में बांटा गया, एक स्पर्शी और संपर्क बल। तो सबसे पहले स्पर्की और संपर्क बल के बारे में जानते हैं। बल वह बल जो किसी वस्तु द्वारा दूसरी तथा प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा आरोपित किया जाता है उसे संपर्क बल कहते हैं। इस बल के प्रमुख उदाहरण निम्न है। जैसे पहला अभिलंब बल, जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों को लंबवत लगे तो उसे क्या कहते हैं? अभिलंब बल कहते हैं। जैसे किताब पर टेबल द्वारा लगा अभिलंब बल होता है, या टेबल पर किताब द्वारा लगा अभिलंब बल आता है, यह चित्र में दिया हुआ है अभिलंब बल। उसके बाद आते हैं तनाव बल। तनाव बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को एक डोरी से बांधकर डोरी को ताना जाता है या लटका दिया जाता है तो वस्तु की डोरी को नीचे खींचता है। तो डोरी से बंधी वस्तु पर डोरी द्वारा लगाया गया बल क्या होता है? परिणाम को तनाव बल कहते हैं। तो डोरी, कोई वस्तु यहाँ बांधा हुआ है वहां ऊपर से, ये जो तनाव बल है, डोरी जो है डोरी बल है, ये तनाव बल आता है। उसके बाद है घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है या लुढ़कती है या चलने की चेष्टा करती है तब संपर्क में आने वाले सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। गति क्या होता है? विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। उसके बाद है असंपर्क बल। अब आते हैं असंपर्क बल में, आते हैं असंपर्क बल जो कि दूसरा है। पहले संपर्क बल देख लिया, अब असंपर्क। कुछ बल ऐसे होते हैं जो वस्तुओं पर बिना उनके आपस में भौतिक स्पर्श को आरोपित होते हैं, उन्हें असंपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल के अंतर्गत सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल आते हैं। तो ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कण को स्वयं के द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। इस प्रकार दो कणों के बीच लगे आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह सभी मौजूद बलों में सबसे कमजोर बल है। उसके बाद आते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। ये बल रेडियो एक्टिव प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले बीटा कणों के उत्सर्जन के फलस्वरूप अस्तित्व में आते हैं। इन बलों को छिन्न बल भी कहते हैं, छिन्न बल कहते हैं, परंतु इसका परिणाम गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻25 गुना हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छिन्न बल 10⁻25 गुना हो जाता है, जिसे दुर्बल बल या नाभिकीय बल कहते हैं। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत तथा चुंबकीय बल मिलाकर विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। ये आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति विपरीत होने पर आकर्षण बल तथा आवेशों की प्रकृति समान होने पर प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जिम्मेदार बल को प्रबल बल कहते हैं। यह दो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल है। यह बल प्रकृति में उपस्थित सभी बलों में सबसे शक्तिशाली बल है। गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना अधिक है। उसके बाद आते हैं गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। गति के नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम प्रस्तुत किए हैं। न्यूटन ने गति के नियम कहाँ दिया है? तो मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया गति में 3 नियम दिए, जिसमें न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के दूसरे गति नियम और न्यूटन का तीसरा गति नियम। तो सबसे पहले जानते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर लगे हुए बाह्य बल के द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन ना ला दे या बाध ना कर दे, तब तक उस पर कोई चेंज नहीं होता है। वो न्यूटन का प्रथम गति नियम आता है। इसमें 2 कथन निहित है। जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में तब तक रहता है जब तक कि बाह्य बल नहीं लगता है। और दूसरा में क्या है? जब एक सरल रेखा पर एक समान वेग से गतिशील वस्तु उसी वेग से चलती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना हो। मतलब न्यूटन के प्रथम में कह रहा है कि बाह्य बल उस पर जब तक नहीं लगाएगा उस पर परिवर्तन नहीं होगा, वो वहीं को वहां स्थिर रहेगा। जिसमें सबसे पहले आते हैं जड़त्व, इनर्शिया के बारे में। तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण स्थिर वस्तु सदा स्थिर रहता है। सरल रेखा पर एक समान वेग से गतिशील वस्तु उसी वेग से सदा चलते रहना है। वह वस्तु के जड़त्व की परिमाणात्मक माप उस वस्तु की मात्रा है। जड़त्व के 2 प्रकार होते हैं, एक है विराम जड़त्व और गति का जड़त्व। सबसे पहले जानते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम जड़त्व।
तो विराम जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विराम में रहता है। तो विराम जड़त्व मतलब जिसका जो वस्तु विराम में रहता है वह विराम जड़त्व, और जो वस्तु गति में रहता है वह गति का जड़त्व। तो जैसे इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कांच के एक गिलास पर पोस्ट कार्ड रखकर उसके मध्य में एक सिक्का रखकर कार्ड को एक झटके से खींच लेने पर सिक्का गिलास में गिर जाता है, तो ये भी विराम जड़त्व के अंदर रहता है। रुकी हुई बस या रेलगाड़ी में खड़ा व्यक्ति गाड़ी का अचानक चलने पर क्या होता है, पीछे की तरफ गिरने लगता है। इसका एग्जाम्पल है विराम जड़त्व का। उसके बाद यदि किसी कोट या कंबल की धूल को डंडे से झाड़ा जाता है, ये भी विराम जड़त्व के अंदर का। पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फल एवं पत्तियों को झड़ना विराम जड़त्व के अंतर्गत आएगा। अच्छा, गोली मारने से कांच में छेद होना। कांच के जिस भाग में गोली अति उच्च वेग से आघात करती है केवल वही भाग गोली के वेग को साझेदार करता है, जबकि कांच क्या होता है, शेष वक्त जड़ के कारण विराम में रहता है, इसी कारण कांच चकनाचूर नहीं होता। परंतु कांच पर पत्थर मारने से पत्थर को पार करने से पहले क्या होता है, आघात के स्थान चारों ओर कांच के भी टुकड़े के वेग का साझेदार होने के कारण पर्याप्त समय मिल जाता है और कांच चकनाचूर हो जाता है। अब आते हैं गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। गति का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण गतिशील वस्तु गति की अवस्था में रहना चाहता है। जैसे तेज चलती हुई बस या रेलगाड़ी एकाएक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति क्या होगा, आगे तरफ झुक जाएगा, गतिशील रहेगा। तो किसी चौड़े नाले को पार करने के लिए दूर से दौड़कर आना पड़ता है, जिससे क्या होता है, गति प्राप्त हो जाता है और उसे पार करने में क्षमता होता है। मतलब कोई नाला है, उसे दूर से दौड़ के आएगा तो उछलेगा तो ज्यादा दूर पार कर जाएगा, तब पार हो जाएगा। उसके बाद है तेजी से चलते हुए ट्रक को ब्रेक लगाकर अचानक रोकने से ट्रक में लदा सामान क्या होता है, आगे की तरफ आ जाता है। एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की उछाली गई गेंद उछालने पर हाथ में ही लौट आती है, और गति के जड़त्व के कारण यात्री वेग गेंद दोनों क्षैतिज वेग समान रखते हैं, जिसके कारण गेंद उछालने के बाद भी सदैव यात्री के हाथ में गिरती है। अब आते हैं जड़त्व और द्रव्यमान। जड़त्व और द्रव्यमान के जानते हैं। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होता। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान भी उसे जड़त्व के माप के उदाहरण के लिए, यदि क्रिकेट और टेनिस बॉल को एक ही चाल से हमारी तरफ आती है, जब उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो टेनिस की बॉल की अपेक्षा क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। अर्थात अधिक द्रव्यमान का क्रिकेट बॉल का गति का जड़त्व भी अधिक होगा। मतलब बॉल अधिक द्रव्यमान का, द्रव्यमान जिसका अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अब आते हैं बल, फोर्स। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को क्या होता है, उस वास्तविक जो अवस्था है उसको में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। उसके बाद है संवेग, मोमेंटम के बारे में जानते हैं। तो मोमेंटम किसी वस्तु के द्रव्यमान या उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। जैसे इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P द्वारा संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, P बराबर mv होता है। संवेग कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि है संवेग। और आवेग, इंपल्स जानते, आवेग क्या है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर छोटे समय अंतराल के लिए कार्य करता है तो ऐसे बल को आवेग बल कहते हैं। मतलब कोई बड़ा बल है जो एक छोटे समय अंतराल के लिए कार्य करता है, बहुत छोटे समय अंतराल के लिए काम करता है, ऐसे बल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। बल का आवेग क्या होता है, एफ डेल्टा टी होता है। और बल का आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन को घास या फूस के कागज के टुकड़ों में पैक क्यों करते हैं, क्योंकि गिरने की स्थिति में घास या फूस या कागज के कारण आवेग चीनी मिट्टी के बर्तन तक पहुंचने में अधिक समय लगता है, जिससे बर्तनों पर लगने वाला समय कम हो जाता है और इसे टूटने की संभावना कम हो जाती है।
उसके बाद है न्यूटन गति के दूसरा नियम। अब जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है। जो तो न्यूटन सेकेंड लॉ, संवेग में परिवर्तन के दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। जैसे न्यूटन के गति के दूसरे नियम को बल माप होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या होता है, बल का माप होता है। जैसे बल को F से दर्शाया जाता है। अब बल बराबर क्या होता है, मात्रा गुणित त्वरण, F बराबर m में होता है। जिसको बल की परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। और यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल कैसी एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, जिसे 1 सेकेंड या 1 न्यूटन भी कहा जाता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। 10⁵ डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर। बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, अगर किसी वस्तु पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक बल भिन्न भिन्न दिशा में कार्य करते हैं तो प्रत्येक बल अपना अपना प्रभाव वस्तु पर अपनी अपनी दिशा में डालता है। उदाहरण के लिए ए, दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर से घुड़सवार सीधे ऊपर की ओर उछल जाता और घोड़े की पीठ पर ऊपर हवा में रहता, तब तक उसमें आगे की ओर क्षैतिज वेग वही रहता जो घोड़ा का, तथा नीचे की ओर गुरुत्व बल से सवार में उदग्र दिशा में वेग उत्पन्न होता। और उदग्र वेग या क्षैतिज वेग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है और अपना अपना प्रभाव अलग अलग डालते हैं। यही कारण है कि सवार घोड़े की पीठ पर जहां उछलता वहीं पर गिरता है। उसके बाद दूसरा में क्या है, जैसे ऊंची कूद का खिलाड़ी गड्ढे पर गिरता है, जिससे संवेग में क्या होता है, परिवर्तन की दर को कम करता है, जिससे उसे चोट कम लगता है। जैसे क्रिकेट के बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी क्या होता है, अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, उससे भी क्या होता है, चोट ना लगे और कैच आराम से हो जाए। जैसे कच्चे फर्श के अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर क्या हो, अधिक चोट लगेगा। कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना होता है। एक मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी के पंच के प्रभाव को कम करने क्या करता है, अपना सिर पीछे की ओर ले जाता है। अब गाड़ियों में स्प्रिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि वो खराब ना हो और आराम से चले। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ जानते हैं। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाता है। और पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल या क्रिया दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल के प्रतिक्रिया के बराबर होता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ये न्यूटन के तीसरा नियम का मेन है। जैसे उदाहरण के लिए बंदूक चलाने पर जैसे ही गोली आगे बढ़ती है तो बंदूक पीछे की तरफ क्या होता है, धक्का दे देता है। और अगर बी में क्या है, जैसे रस्सा कस्सी में लड़कों की 2 टोलियों द्वारा खींचे गए रस्सी में एक टोली के लड़कों को खिंचाव क्रिया और दूसरे टोली के लड़कों को खिंचाव प्रतिक्रिया कहलाती है। अब जैसे सी में क्या है, जब एक रॉकेट का ईंधन जलता है तो तब अत्यंत तीव्र वेग से क्या होता है, जेट के रूप में निकलता है। ये गैस से रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे रॉकेट ऊपर जाता है। बी में जब हम नदी के किनारे नाव से नीचे कूदते हैं तब हम नाव को पैरों से पीछे ढकेलते हैं, इससे नाव पीछे हट जाती है, उसका प्रतिक्रिया बल हमें आगे की ओर ढकेल देता है। अब आते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के संवेग का बीजगणितीय योग किसी भी दिशा में सदैव स्थिर रहता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। माना कि m द्रव्यमान का एक वस्तु है और v वेग से किसी दिशा में गतिशील कर रहा है। कुछ दूर जाने पर वह तीनों भिन्न भिन्न द्रव्यमान में विभाजित होकर भिन्न भिन्न वेग से उसी दिशा में गतिशील हो जाते हैं। यदि भिन्न भिन्न भागों का द्रव्यमान m1, m2 और m3 है तथा v1, v2 और v3 हो तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा, mv होगा। अब भिन्न भिन्न द्रव्यमान के संवेगों का योग क्या होगा, m1 प्लस v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 होगा भिन्न टिगरों का संवेग। यदि संवेग के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार mv बराबर क्या होगा, m1
V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 होगा। संवेग संरक्षण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे रॉकेट का नोदन। रॉकेट का नोदन क्या है? तो रॉकेट के नोदन में रॉकेट के पिछले भाग से उच्च वेग से गैस निकलती है, गैस द्वारा उत्पन्न संवेग के बराबर और विपरीत संवेग रॉकेट प्राप्त करता है, जो कि रॉकेट को आगे की ओर क्या होता है? गति देने में आवश्यक बल प्रदान करता है। बंदूक का प्रतिक्षेपण। गोली चलने से पहले बंदूक और गोली का कुल संवेग शून्य होता है, और गोली छोड़ने की अवस्था में क्या होता है? बंदूक की गोली की गति की दिशा के विपरीत प्रतिक्षेपित होती है, ताकि दोनों का कुल संवेग शून्य हो। अब आते हैं बल अघूर्ण, मोमेंटम ऑफ फोर्स। बल अघूर्ण में हम लोग पढ़ते हैं क्या है? किसी बल के घूर्णी प्रभाव को बल परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की दिशा के बीच अभिलंबित दूरी को गुणनफल से मापा जाता है। इसे बल का अघूर्ण कहा जाता है। बल अघूर्ण बराबर क्या होता है? F इंटू डी। यह एक कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है बल अघूर्ण का? न्यूटन मीटर होता है। उसके बाद है धनात्मक अघूर्ण। धनात्मक अघूर्ण में क्या होता है? घुमाव की प्रकृति बराबर वाम बराबर घड़ी की सुई की चाल के विपरीत दिशा में घुमाव होता है। घुमाव अघूर्ण में घुमाव की प्रवृत्ति, धनात्मक अघूर्ण में क्या होगा? घुमाव की प्रवृत्ति बराबर वामावर्त बराबर घड़ी की सुई की चाल के विपरीत दिशा में घुमाव होता है। ऋणात्मक घुमाव क्या होता है? घुमाव की प्रवृत्ति दक्षिणावर्त होता है और घड़ी की सुई की दिशा में घुमाव होता है, यह ऋणात्मक होता है। घड़ी की सुई की दिशा में होगा तो ऋणात्मक, और घड़ी के विपरीत होगा तो धनात्मक अघूर्ण। जैसे दरवाजे में हत्था कब्जों से दूर लगाया जाता है, क्योंकि दरवाजा खोलने या बंद करने के लिए लगाया बल कब्जों की परितः बल अघूर्ण के कारण दरवाजा कब्जों के परितः घूमने लगता है। चूंकि बल अघूर्ण और आरोपित बल अक्ष से लंबवत दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः बल के अक्ष से लंबवत दूरी जितनी अधिक होगी, हत्था कब्जे से जितना अधिक दूर होगा, बल पर कब्जे के परितः अघूर्ण उतना ही अधिक होगा, और थोड़ा सा बल लगाकर ही दरवाजे को क्या होता है? आसानी से खोला या बंद किया जा सकता है। वस्तु का संतुलन। वस्तु का संतुलन क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि वस्तु पर लगे बलों को परिणाम क्या होगा? शून्य हो, तो इसमें किसी बल के कारण अघूर्ण ना तो वस्तु को संतुलन अवस्था में कहा जा सकता है। संतुलन कितना होता है? 3 प्रकार के होते हैं। एक है, पहला क्या है? अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। तो अस्थायी संतुलन क्या है? किसी वस्तु को संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विपरीत कर देने पर अगर वस्तु पुनः अपनी पहली अवस्था में आ जाता है, तब वस्तु का संतुलन अस्थायी संतुलन कहता है। जैसे मेज पर रखी हुई किताब या अपने आधार पर रखी हुई कीप क्या होगा? अस्थायी संतुलन के अंतर्गत आएगा। अस्थायी संतुलन क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी वस्तु को संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विपरीत करने पर अगर वह अपने पूर्व की स्थिति में नहीं लौट सके, तो उस संतुलन को अस्थायी संतुलन कहा जाता है। उदाहरण के लिए गर्दन के सिरे पर खड़ी कीप। उदासीन संतुलन क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। किसी वस्तु को संतुलन की अवस्था में थोड़ा सा विपरीत करने पर अगर वह वस्तु न तो अपने पूर्व की स्थिति प्राप्त कर सकता है, न ही कोई नई स्थिति प्राप्त कर सकता, बल्कि वह अव्यवस्थित दशा में ही स्थिर स्थिति प्राप्त कर लेता है, तब वस्तु वह क्या होता है? संतुलन और उदासीन संतुलन कहलाता है। जैसे मेघ पर रखी हुई गेंद या करवट करती हुई कीप, ये क्या होगा? उसके बाद है अघूर्ण का नियम। उदासीन संतुलन हो गया। अब अघूर्ण का नियम जानते हैं। जैसे साधारण तुला। दैनिक जीवन में अघूर्ण नियम का प्रयोग उपयोगियों का उदाहरण है। जैसे एक अच्छी तुला की आवश्यकता क्या क्या है? अच्छा तुला का आवश्यकता क्या क्या है? जैसे दोनों भुजाओं की लंबाई क्या हो? बराबर हो। दोनों परलों का द्रव्यमान बराबर हो। तुला का गुरुत्वीय केंद्र तुला की डंडी को समिंद्र भाजित करने वाला उदग्र रेखा पर हो। जैसे उत्तोलक लीवर, या एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जिसे किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। और उत्तोलक के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। एक होता है आलम, फलक्रम। आलम एक निश्चित बिंदु है जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ घूम सकते हैं, इसे एफ से दर्शाया जाता है। आयास क्या होता है? फट क्या होता है? जैसे उत्तोलक के छड़ से जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है आयास कहलाता है, इसे ई से सूचित करते हैं। उसके बाद है भार लोड।
उत्तोलक के छड़ के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है भार कहलाता है, इसे W से सूचित किया जाता है। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है? तो इस प्रकार के उत्तोलक में अलम्ब जो होता है आयास तथा भार के बीच होता है अलम्ब, तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा? इसमें भार अलम्ब और आयास के बीच होगा तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। जैसे नींबू निचोड़ने का मशीन, सरौता आदि द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आता है। तृतीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है? इसमें आयास जो है अलम्ब और भार के बीच होता है तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक कहा। जैसे उदाहरण के लिए हाथ हो, हल हो गया, चिमटा, मनुष्य का हाथ आदि क्या हो गया? तृतीय वर्ग का उत्तोलक हो गया। आते हैं सरल मशीन में। सिंपल मशीन क्या है? सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी सुविधाजनक बिंदु पर एक बल लगाकर किसी दिशा अथवा कार्य को क्या करता है? संपन्न करता हुआ सरल मशीन कहलाता है। उदाहरण के लिए उत्तोलक, घिरनी, जैक आदि क्या होता है? सरल मशीन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आते हैं अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? किसी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। जैसे F बराबर mv²/r, जहां m क्या होगा? पिंड का द्रव्यमान, v होगा पिंड का वेग और r होगा वृत्ताकार पृष्ठ की त्रिज्या। उदाहरण के लिए क्या है? जैसे उपग्रहों का ग्रहों की परिक्रमा करना, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमना, साइकिल का मुड़ना, मौत के कुएं मोटरसाइकिल का सवार, ये सब क्या आता है? अभिकेंद्री बल के अंतर्गत आता है। जैसे डोरी से बंधे पिंड को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल डोरी के तनाव से प्राप्त होता है। या सड़क पर मुड़ने के लिए कार को अभिकेंद्री बल सड़क के टायरों के बीच घर्षण से प्राप्त होता है। यदि सड़क के बाहरी सतह क्या हो? मोड़ पर कुछ ऊंचा हो, जिससे वाहन क्या हो? स्वतः अंदर की ओर झुक जाता है और यह आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त कर लेता है। उसके बाद है अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्री बल क्या होता है? जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। यह एक छदम बल भी होता है। जैसे एक पिंड है, वो बाहर के बल जो बल लगेगा घूमने के लिए तो अभिकेंद्री बल होगा अपकेंद्री बल, और अंदर की ओर लगेगा तो अभिकेंद्री, और बाहर की ओर रहेगा तो अपकेंद्री बल होगा। उदाहरण के लिए जैसे दूध से मक्खन अलग करने की मशीन, कपड़ा धोने की मशीन या वॉशिंग मशीन, ये सब आता है। उसके बाद है घर्षण। फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं। घर्षण क्या है? घर्षण वह बल है जो दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में रहने से लगता है जिसके कारण वस्तु की गति में विरोध होता है। घर्षण बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत लगता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण के प्रकार, घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण में क्या होता है? जब कोई वस्तु जमीन पर रखी हो और उसे खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और वह नहीं खिसकता, अर्थात दोनों सतहों के बीच घर्षण बल कार्य करता है, जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। उसके बाद आते हैं सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो इस वस्तु एवं धरातल के मध्य लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। उसके बाद है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो दोनों के बीच लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। अब स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? सर्पी घर्षण से बड़ा, और सर्पी घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल से ज्यादा होता है। तो घर्षण बल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है जो देखते हैं। तो घर्षण बल के कारण हम क्या होता है? सीधा खड़ा हो सकते हैं। घर्षण बल के कारण हम जमीन पर भी चल सकते हैं। यदि सड़क पर घर्षण न हो तो क्या हो? गाड़ी के पहिए फिसल जाएंगे। और घर्षण बल न होने पर हम बरसात में क्या चिकनी सड़क पर भी फिसलते हैं। घर्षण की अनुपस्थिति में वाहनों के ब्रेक प्रभावकारी नहीं रहते। घर्षण की उपस्थिति के कारण ही पेपर या ब्लैक बोर्ड पर क्या हो? लिख सकते हैं हम लोग। घर्षण के कारण वस्तु को आवेशित भी किया जा सकता है। घर्षण बल के कुछ हानि भी है, जैसे मशीन में घर्षण के कारण अधिक ऊर्जा व्यय होता है, और घर्षण से क्या होता है? गाड़ी के पहिए घिस जाते हैं। घर्षण के कारण मशीन में टूट फूट भी जा सकते हैं। तो अगर जहां लाभ है वहां तो हानि होगा ही।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।